नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड का दूसरा दौरा किया। वहीं ऋषिकेश के IDPL के खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, वहीं आतंकवाद पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अब हम घर में घुसकर जवाब दे रहे हैं। अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। तब सेना के पास अच्छे बूट तक नहीं होते थे, अब सेना हाईटेक तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। युद्ध के 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता। ईद उल फितर का त्योहार आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों की ईदगाहों में भी आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। वहीं हरिद्वार, रुड़की, मसूरी और विकास नगर सहित अन्य जिलों में आज लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर इस पर्व की मुबारकबाद दी। वहीं ईद के अवसर पर सभी जिलों में सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि ये आज का वो मुबारक दिन जिसे हम और आप ईद उल फितर का मुबारक और मुक़द्दस दिन कहते हैं। और ये ईद उल फितर जो मनाई जाती है वो चांद के तारीख़ के हिसाब से मनाई जाती है, यानी कि हर साल 1 शव्वाल मुकर्रम को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। और इस ताल्लुक़ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बस्ती पंचपुरी में ग्राम गढ़मीरपुर में बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। और हर साल यहाँ पर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ जो है ईद उल फितर की और ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है। और इसी तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए हम ईद उल फितर की नमाज के बाद जो है अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के आलम इंसानियत के लिए हम अमन व शांति की दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आज के इस मुबारक दिन के सदक़े से, ईद उल फितर के दिन के सदक़े से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अमन व अमान से हमारी ईद जाए, हिंदू मुस्लिम ये मिलन हो जाए। और ये जो है ना एकता का प्रतीक है ईद का दिन मनाना, इसीलिए मीठी ईद कहा गया है इसको। इसमें नॉन वेज तो होता नहीं है, वेज इसीलिए रखा जाता है कि वो सभी खा सकें इसको। तो ये इसका यही महत्व है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देंगे कौम को, अमन व अमान के साथ में मिलजुल के हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई हमारे सारे जितने भी देशवासी हैं सारे धर्मों का अदब करें, मज़हब का अदब करें और सब एकता के साथ में रहें और अपने हिंदुस्तान की यानी कि विकास की कामना करें, अपने भाईचारे की कामना करें। और इसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, ईद की बधाई मसूरी वासियों की तरफ से पूरे देश को मैं आज इसे आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ ईद की। ख़ास तौर से नौजवानों को मोबाइल से मुताल्लिक़ हिदायत दी
कि मोबाइल का इस्तेमाल सही करें। बस उसका इस्तेमाल क्या है, उसका इस्तेमाल ये खबर सुने और सुनाएं, तिजारत करें। उसकी अच्छी बात है, गलत बात है। और हमने ये हिदायत दी कि जो 2-3 दिन ईद के हैं खुशी मनाने के, खुशी मनाएं, लेकिन उधम न मचाएं। गलियों में, सड़कों में, चौराहों पे, गाड़ियों पे 2 से ज़ायद न बैठकर शोर शराबा करें। खुशी मनाने से कोई मना नहीं करता है। प्रशासन की तरफ से बहुत हमें इत्मीनान रहा, बल्कि कई मीटिंगें की उन्होंने हमें बुला के, नहरगंज में भी और कोतवाली में भी, और उन लोगों ने आके मुआयना किया, देखा कि सफाई सुथराई हुई या नहीं। नगर निगम के काफ़ी 10-12-15 लोग मुस्तकिल कई दिनों तक सफाई सुथराई पर रहे। चुनांचे आप लोग देख रहे हैं कि ईदगाह में सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा। ईद का 1 साल में एक ही बार आता है। इसमें हम लोग पहले 1 महीने का रोज़ा रखते हैं, उसके बाद ईद का दिन जो है बहुत खुशी है। भाईचारा का मिलन है इसमें। सभी लोग हम लोग गले मिलते हैं, गिले शिकवे में सब सद्बुल करते हैं। सभी कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को लेकर कही बात को जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में आज अग्निपथ योजना के माध्यम से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल में युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा, शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नौकरी के बाद जो लाभ मिलना चाहिए वह उनको नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के दौरान महिलाओं, किसानों, रोजगार के संबंध में कई बातों को झूठ का पिटारा बताया। अंकिता भंडारी है, जो अग्निवीर योजना लागू होने से नुकसान, उत्तराखंड के ऊपर सबसे ज्यादा विनाशकारी असर इस योजना का पड़ा है। 1 लाख सर्विस वोटर है उत्तराखंड में आज की तारीख में भी 5 लोकसभा सीटों पर। और अग्निपथ योजना है, उससे जो रास्ता है, जो हमारे पूरे राज्य के नौजवान इस योजना से प्रभावित हुए हैं, जो सैनिक भर्ती होते थे, देश सेवा के लिए भी और रोजगार के लिए भी, जो सेना में जाते थे, सेना के 3 अंगों में जाते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज ही हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंकिता भंडारी के मामले में भी, जो भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी की चादर ओढ़ी है, उस पर भी हम उससे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरव्यू दिया है उत्तराखंड के बारे में, वो झूठ का पिटारा है, जुमलों का पिटारा है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में, उन्होंने राज्य की महिलाओं के बारे में, उन्होंने उत्तराखंड के किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में जितनी बातें कही हैं, वो सारा जुमलों का पिटारा है। क्योंकि आज उत्तराखंड में पिछले 75 वर्षों में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के केंद्र के शासन में और 7 साल के राज्य के शासन में हुई। झूठ का पिटारा है, जुमलों का पिटारा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार द्वारा 10 साल में किए गए विकास कार्यों के साथ साथ 7 साल में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच आ रही है। वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा अपने मूल सिद्धांतों से कभी नहीं हटी है। 1951 में जनसंघ गठन से लेकर 1980 में भाजपा के गठन के बाद भी पार्टी ने अपने मूल सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं किया है, चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर से 370 धारा को हटाना। पार्टी ने इन दोनों कार्यों को पूरा कर अपने मूल सिद्धांतों को पूरा किया है, जिसके कारण जनता में बीजेपी की साख बढ़ गई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी सरकार ने लोगों को टीकाकरण दवा की सप्लाई कर लाखों लोगों की जान बचाई, वह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। चुनाव सीधे केंद्र का चुनाव होगा, जो केंद्र सरकार के 10 साल की हमारी उपलब्धि है वो उसका मुख्य विषय है, उनको लेकर हम जा रहे हैं। जैसा मैं शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक धरातल पे भी अपने आप को प्रमाणित किया है, और साथ ही साथ हमने विकास के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में हमने अपने आप को स्थापित किया है। तो पूरे देश के अंदर जो विकास की गति चल रही है वो हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमारा जो वैचारिक धरातल पर हमारे प्रमुख मुद्दे थे जिनका समाधान हम लोगों ने किया है वो हमारे प्रमुख विषय है। हमारे प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस हमारे प्रमुख विषय है, और प्रदेश सरकार ने जो इस बीच में 7 साल से जो काम किए हैं वो भी हमारे इस चुनाव का हिस्सा है। तो अगर हम सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं तो चक्राता विधानसभा के सहिया में कांग्रेस के टेहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने एक जनसभा की, जिसमें कि भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारे का मतलब महंगाई 400 के पार होगी।
यही बात चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है। चुनावी बॉन्ड में बीजेपी ने खुली लूट मचाई है और इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसान की लड़ाई का भी जिक्र किया। वहीं प्रीतम सिंह ने जोत सिंह गुनसोला के पक्ष में वोट करने की अपील की और अपनी विधानसभा के लोगों के साथ साथ पूरी टिहरी लोकसभा के वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। देखिए, जब चुनाव चलता है तो चुनाव चलते हुए बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। तो इसी कड़ी में जो है चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई है और चुनाव संचालन समिति जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दिनों में किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूती के साथ चुनाव अभियान जारी करना है, उस परिप्रेक्ष्य में सभी साथियों से संवाद स्थापित करके तो कार्य किया जाए। टिहरी लोकसभा सीट नंबर 1 पर है, क्या टिहरी लोकसभा सीट नंबर 1 पर है और ईवीएम मशीन में भी नंबर 1 पर जोत सिंह गुनसोला है। जब परिणाम आएंगे तब भी गुनसोला जी नंबर 1 पर। मरण का प्रश्न है दोस्त उनका, वो 400 नहीं 500 पार भी बोल सकते थे और 400 पार की हालत ये है, पेट्रोल 400 पार होगा अगर दोबारा नौबत आ गई, डीजल 400 पार होगा, महंगाई का 400 गुना पार होगा, तेल पार होगा, सब चीजें अब भूल जाओ। देश का आम जन जो है ये मान चुका है कि परिवर्तन की लहर होगी और वो परिवर्तन की लहर भी इस पहर 1 नंबर टिहरी संसदीय क्षेत्र से होगी। पहले यहाँ परिवर्तन होगा, फिर पूरे देश में परिवर्तन होगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का सिंचाई मंत्री 70,000 करोड़ रुपए का वहां घोटाला किया है, ये कहा नहीं। और दोस्तों ठीक 3 दिन बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार को जो है बीजेपी के लोग गले लगाते हैं, उठाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये कौन सी गंगोत्री है भाई? कहाँ ये गंगा कौन सी डुबकी लगाए और सब साफ हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ऐसे तमाम चीजों के अंदर भ्रष्टाचार की जो बात अभी अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना होता तो शायद ये भी दब जाती। आप देख रहे हैं ना, और इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर कमीशन ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये पेश किया। 30 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करना और बतौर 17 वर्ष तक नगर कांग्रेस कमेटी लालकुआ के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अचानक से कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले सरदार गुरदीप सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, धामी सरकार एवं निवर्तमान में सांसद अजय भट्ट के विकास कार्यों की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसके अलावा कई कांग्रेस के नेता भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। देखिए, हम मोदी जी के विजन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने देश का बहुत विकास किया है, वो आगे कर भी रहे हैं। उनके विजन से प्रभावित होकर और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, उनसे प्रभावित होकर और अजय भट्ट जी जो हमारे सांसद हैं उनसे प्रभावित हो और हमारे जो विधायक जी हैं डॉक्टर मोहन बिस्ती, विधायक जी लालकुआ, इन सबसे प्रभावित होकर हमने अपना इस्तीफा वहाँ भेजा था और अब मैं ज्वाइन की है बीजेपी। और हम सबसे पहले कहेंगे कि मोदी जी के जो विजन है उसको साकार करना है। इस बार भाजपा 400 पार को हमें लाना है।
भाजपा ओबीसी मोर्चा के जनपद बागेश्वर प्रभारी एवं दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि अजय भट्ट की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत पार्टी आलाकमान ने उन पर फिर से भरोसा जताकर टिकट दिया है। उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत एक बार फिर वह जनता के बीच में है। उन्होंने कहा कि गोला नदी में लीज अवधि बढ़ाने का मामला हो या फिर जमरानी बांध की वित्तीय स्वीकृति या फिर बिंदुखता को राजस्व गांव बनाने के मुद्दे पर संसद में आवाज उठाना, भट्ट ने सभी मामलों में प्राथमिकता से काम किया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन संस्कृति को बरकरार रखते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया है। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करके देश को मार्गदर्शन दिखाने का काम किया है। ऐसे में जनता एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद देने जा रही है और केंद्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। मैं केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, जिन्होंने अपनी पहली सूची में हमारे क्षेत्र के सरल स्वभाव के सांसद अजय भट्ट जी को टिकट दिया। अजय भट्ट जी की एकदम इजी और सरल व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे जमरानी बांध का मुद्दा हो, चाहे गोला खनन में 5 साल के लिए लीज का मुद्दा हो, चाहे बिंदु खत्ता और बग्गा छप्पन जैसे अन्य भूमिहीन गांवों को राजस्व ग्राम सभा की मांग हो। उन्होंने अपने संसद के पहले सत्र में इसका प्रश्न उठाया। वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले देश में प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसा देश मतलब राज्य हमारा बना जिसमें यूसीसी लागू किया और कठोर नकल विरोधी कानून से जो युवाओं के बीच में खिलवाड़ करने वाले लोगों को जेल के सलाखों के अंदर डाला। और मैं साथ ही केंद्र नेतृत्व मोदी जी, जिन्हें वर्षों से हमारी चली सनातन धर्म के आस्था का मंदिर राम मंदिर का निर्माण करा हो, चाहे 370 हटा के 3 तलाक हो, मुस्लिम बहनों को जो उनका अधिकार मिलता है उसका कानून लाना हो, मैं समस्त क्षेत्र के वास की तरफ से आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करता हूं। देखो, ये मोदी सरकार और धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस द्वारा व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं लालकुआं में भी कांग्रेस द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदयाल मेहरा ने कहा कि प्रकाश जोशी की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की निवर्तमान सांसद अजय भट्ट के निराशाजनक कार्यकाल का परिणाम है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से ग्रस्त हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए कहा कि ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी। हमारा चुनाव प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। कांग्रेस के पक्ष में हमारे जो प्रकाश जोशी युवा कैंडिडेट हैं, उनका भी बहुत परिश्रम है। सारे पूरे क्षेत्र विधानसभा और लालकुआं की और जो उसकी संसद क्षेत्र है, सब में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग लालकुआं में लगे हुए हैं। पूरे कांग्रेस जन समेत पूरे 7 वार्ड में कन्वेस्टिंग, पहले नगर पंचायत 6-7 वार्ड में शुरू हुआ और अब 25 एकड़ कॉलोनी में आज कर रहे हैं। इसके पहले उसमें वीआईपी कॉलोनी, सेंट्री पेपर मिल, न्यू कॉलोनी, स्टाफ कॉलोनी और उधर आपके खड्डी बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, बहुत जगह जगह हम लोग कन्वेस्टिंग कर रहे हैं और जनता का जो रुझान मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में मिल रहा है। प्रकाश जोशी का कार्यक्रम लगा 13 तारीख को लगा है, लेकिन वहाँ अभी हमारी कांग्रेस के नेता तो प्रियंका गांधी का है, तो अगर उनका आया 13 तारीख को रामनगर में तो फिर 14-15 में होगी, नहीं तो फिर 13 तारीख तो है ही है। जो सांसद महोदय हैं अजय भट्ट, वर्तमान सांसद, उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। वो 40% भी अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए और उन्होंने जनता का कोई काम भी नहीं किया और वो सही तरीके से रहे और मोदी जी के नाम के भरोसे ही वो उनकी नया बात चल रही है। अभी वो लोगों के बीच में भी नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया।
और लोग उनसे पूछेंगे तो भाई आपने क्या किया, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। और प्रकाश जोशी हमारा एक होनहार युवक है और समझता भी हर चीज को, पढ़ा लिखा भी है। और भले उनके भी इस क्षेत्र में यहाँ पर नहीं है पहचान, हल्द्वानी में उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और आने वाले समय में वो एक बहुत अच्छे नेता के रूप में और एक अच्छे सांसद के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे लोगों को। और वो हर चीज को समझते भी हैं। वो अजय भट्ट जी की तरह केवल पार्टी के नाम से या राम के नाम से जीत के नहीं जा रहे हैं, वो लोगों के दिलों को जीत के जा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल बड़ी चुनौती बनी हुई क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के पिछले नेता जो है पार्टी के साथ। देखो, भाजपा द्वारा लगातार लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ईडी का छापा वहीं पड़ता है जो विपक्षी होता है। आज तक कोई भाजपा वाला ईडी में पकड़ा गया, ईडी के द्वारा पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। और जो कांग्रेस में जो लोग दागी थे, जिनको जो बर्खास्त होने वाले थे, वो भाजपा सरकार उनको ले भाजपा में चले गए और वो वहां पे धुल के साफ हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा उसके उदाहरण, प्रताप राणा उनके उदाहरण है। अब इनका ये हाल देख लो कि इन्होंने जो है संजय सिंह जो आपके सांसद हैं उनको 4-5 महीने जेल में रखा और कोर्ट कह रही कि इन पर कोई केस नहीं बनता है और ये अपराधी सिद्ध नहीं होते और इनको बरी किया जाए। अब बताओ इससे अच्छा और बुरा क्या हो सकता है। जनता का रुझान आज की स्थिति में बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा है, इनके 10 सालों के कार्यकाल में जो जनता महंगाई से और बेरोजगारी से और अनेक इस तरह की वो है कि 5 साल में आदमी का इंटरव्यू हो जाता है, इनका तो 10 साल का इंटरव्यू हो गया, तो 10 साल में जनता त्राही कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आज जनता बोल नहीं रही है, मगर जनता का पूरा रुझान जो है परिवर्तन का है। और हमारे बीच में एक ऐसा कर्मठ युवा नेता है जो युवाओं को की सोचता है, युवाओं के बारे में करता है। तो गठबंधन को ये लोग उलझाने का कोशिश कर रहे हैं और ये लोग बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। इनमें अधिक वक्ता ज्यादा हैं, अधिक वक्ताओं की वजह से ये लोग जनता को बरगला रहे हैं। विकासनगर के ग्राम बेलावाल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति अपना गला काट कर जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में उन्हें क्रिश्चियन लेमेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति पर कर्ज था, जिस कारण इस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला खत्म करने का प्रयास किया। वहीं व्यक्ति की पहचान जो है बाबूराम के रूप में की गई है। मेरी किसी एक आदमी ने जो है अपना गला काट दिया, साहब का फोन आया मेरे को, तो मैं अभी यहाँ आया हूँ, ये लेमन हॉस्पिटल, इसको रेफर किया जा रहा है यहाँ से देहरादून के लिए, जिसका नाम है बाबूराम। अच्छा, ये बता रहा है कि मेरा नाम बाबूराम है। फिर हमने इसको कहा कि भाई किसी ने ऐसा किया तुम्हारे साथ, कि किसी ने नहीं किया है, मैं खुद ही किया है मैंने। तो मैंने कोई दिक्कत कि नहीं जी कुछ नहीं, मैं इतना बोला ही नहीं, क्यों किया कोई उत्तर नहीं दिया। सर किस चीज़ से गला काटा इसने? अभी ये तो बताया नहीं किस चीज़ से काटा। क्या स्थिति बनी हुई सर इसकी? स्थिति अभी ज़्यादा ऐसी नहीं है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील अंतर्गत दुर्गम इलाके में निर्माणाधीन ग्रामीण सड़क बंदरतुंगा मंदिर के पास सड़क कटिंग के दौरान एक जेसीबी का चालक पत्थर की चपेट में आने से खाई में गिर गया। वहीं एसडीआरएफ कपकोट पुलिस ने घटनास्थल में पहुंचकर शव को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकालकर बरामद किया। वहीं जेसीबी चालक की पहचान 28 वर्ष नंदन सिंह रोतेला निवासी बेरीनाग पिथौरागढ़ के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।